नमस्कार दोस्तों, जय सूत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत दिनों के बाद एक लंबे अंतराल के बाद इसरो का यूआरएससी और स्ट्रैक के साथ कंबाइंड फॉर्म्स आया है। आप सभी लोग को पता होगा और सब लोग जानते भी होंगे, मोस्टली सभी लोगों ने वीडियो इस पे बना भी दिया है। और मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रोफेशनल्स और सब चीज़ को बैलेंस करना पड़ रहा है, बट फिर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप भी एक वीडियो बनाइए, थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट हो जाए, फॉर्म भरने में कोई गलती ना कर पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फॉर्म तो भर देते हैं, बट बहुत सारे ऐसे मुझे मैसेज मिलते हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे हो या जो भी टेलीग्राम चैनल्स पे हो। बहुत सारे ऐसे मैसेज मिलते हैं कि सर मुझसे गलती हो गई। बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन लास्ट टाइम भूल गए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दे कांट इवन नो रिमेंबर ईमेल आईडी पासवर्ड एल्सो। तो क्या है ना कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है लास्ट स्टेज पर। लास्ट टाइम इन यूआरएससी एग्जाम में ऐसा क्या एक्सपीरियंस आया था हमारा कि बहुत सारे स्टूडेंट थे, उनको एट अ टाइम पर मांगा गया कि आपको उसी समय का जो लास्ट कट ऑफ डेट है उसी समय का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे स्टूडेंट को इवेंचुअली बहुत सारे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी इवेंचुअली बहुत सारे प्रॉब्लम हो गई थी। कुछ लोग के अलाउ नहीं किया था। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको एक ओवर व्यू पूरा एडवर्टाइजमेंट को तो दूंगा ही, प्लस आज मैं एक लाइव टोटली एक फॉर्म भरूंगा। मैं अपने ही घर के ही लोगों का भरूंगा फॉर्म। तो आप उसमें आप देखोगे कि क्या क्या है और क्या गलतियां नहीं की है। अगर आप सपोज कोई गलती भी कर दिए हो तो इस रिक्रूटमेंट में ऑप्शन दिया गया कि आप दोबारा फॉर्म भर सकते हो दूसरी बार पेमेंट करके, और जो लेटेस्ट फॉर्म होगा वही आपका वैलिड होगा। तो चलिए देर ना करते हुए, जबकि आप सबको पता है कि इसरो का कैसे जाना है। आपको सबसे पहले आप इसरो की वेबसाइट पे जब आते हैं तो आपको www.isro.gov.in गूगल में सर्च कीजिए और डायरेक्टली आपको कैरियर पोर्टल पे, कैरियर पे चले जाना है। ऊपर ही सबको आपको दिख जाता है यहाँ से। जब हम कैरियर पे आते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पर हमको दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर यूआरएस स्ट्रैक 012024। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सीधा फॉर्म का जो पोर्टल है वो यहाँ पर खुल जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये टोटल आपको इसमें वैकेंसी आप सबको पता है कि साइंस इंजीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी बहुत सारी वैकेंसी है, टोटल ओवरऑल कवर करता है। दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आते ही अपने को नोटिस होना चाहिए कि इस बार एग्ज़ाम तो पक्का ऑनलाइन ही होगा। वो कैसे? जैसे आप अगर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखो, ये जो लिंक है ना, यही हमें एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है। ठीक है, अब ये जो लिंक है, ये लिंक को अगर हम देखें बहुत सारे एग्जाम में कहीं भी, ये लिंक हमारा टीसीएस का है। टीसीएस जो हमेशा आपने पिछले जो भी एग्जाम आपने ऑनलाइन दिया है ना, बीएसएससी हो, यूआरएससी हो, आईपीआरसी हो या एसटीएससी सार हो, जिसका अभी होने वाला भी है नेक्स्ट वीक में, वो सबका सब सेम ही जो वेंडर है ना गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट बोल सकते हैं इंडिया में, वो टीसीएस है। और ये टीसीएस वाले ही जो आयन डिजिटल आयन जोन बोलते हैं ना, आयन जोन, तो वही लोग का ये वेबसाइट है, वही इस पर फॉर्म जो है ना इस ट्रैक यूआरएससी के लिए ले रहे हैं। एक चीज़ और इसमें इस रिक्रूटमेंट में क्या है, ओनली फॉर स्ट्राइक यूआरएससी नहीं है। मैं जैसे जब भी एडवर्टाइजमेंट में जाऊंगा आप देखिएगा, चार चार सेंटर का वैकेंसी है इसमें। तो लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ स्ट्राइक यूआरएससी किया। तो सबसे पहले कि ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगी, यहीं से भी आप देख लो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है। और एटलीस्ट अभी से कम 4 से 5 या 6 महीने तो लगेंगे, तो काफ़ी इनफ टाइम है। और मैं बताऊंगा भी किसके लिए कोचिंग्स या ऑनलाइन एग्जाम्स, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल कम ऑन जय सूत्रा प्लेटफॉर्म। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, 10 तारीख से ही 10 ऑफ द फरवरी हैव स्टार्टेड एंड टिल लास्ट डेट इज 1 मार्च 2024 टिल 11:55 PM ऑफ नाइट। ओके, तो ये लास्ट डेट है। अब यहाँ से सीधा आने के बाद हम इस पे हम जब हम टिक करेंगे, अब डायरेक्टली इस पे अगर आप आओगे तो हमें हमारा सीधा डायरेक्टली अपन फॉर्म पे चले जाएंगे। जैसे देखिए यू आर विल बी डायरेक्ट टू एक्सटर्नल वेबसाइट। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्म पे आ गए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर्म सेक्शन में दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट आपको थ्रू होना चाहिए टोटल, तभी आपको
पता होने चाहिए। तो इसमें आपको मिलेगा कि क्या क्या केयरफुली इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और इंस्ट्रक्शन भी है। ये दोनों का दोनों अपन ओपन करके एक बार गो थ्रू हो लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्या इसके थ्रू हम कर सकते हैं, क्या क्या हमके सावधानियाँ रखनी है, ठीक है ना। तो चलिए, अभी बता ही दिया हमने लास्ट डेट कब है, 10 फरवरी है, और लास्ट अप्लीकेशन डेट कब है, 11:55 PM तक, 1 मार्च तक है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आईसीएस हेल्पलाइन पर आप फ़ोन भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलो चलते हैं रजिस्टर बटन पे, ठीक है। और सबसे पहले हम रजिस्टर करने से पहले एक बार गो थ्रू हो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट को, ताकि हमें कोई भी फ्यूचर में दिक्कत ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि हाँ कुछ मिस्टेक्स हो गई या क्या चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट ईआरसी का, ठीक है। अब हम इसमें मोटा मोटी जल्दी से हम देख लेते हैं कि वैकेंसी क्या है और क्या क्या इसके टर्म है, क्योंकि बहुत देखिए मैं स्टूडेंट्स, चूँकि मैं इस फील्ड से जुड़ा हूँ और प्रोफेशनल्स मुझे पता है। मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था तो कुछ कुछ गलतियाँ करता था। मेरा जैसे एक बार हुआ था, मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दिया। मैं 5 मार्च है तो मैं गलती से 503 की जगह 02 डाल दी, बाकी सब सही था। उसमें सिलेक्शन होने के बाद भी एट ए टाइम ऑफ इंटरव्यू मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकाल दिया गया। मैंने बोला सर गलती से मिस्टेक से ऑनलाइन में एप्लीकेशन में चला गया, बट उस स्टेज पर चेंज हम नहीं कर सकते। तो सेम इस रिक्रूटमेंट में भी है, आप गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर गलती आप करते हैं तो चांस है आपको कि दिक्कत आपको फ्यूचर में होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा जो भी इसमें आप देख लो, जो भी इसमें हमारा लास्ट 10 है, और यूआरएसी और स्ट्राइक ये दोनों का ही हमारा इसमें टोटल के टोटल वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें मेन बात ये है कि आप इसमें आप देखोगे, यहाँ पर चलते हैं, देखिए देखिए सबसे पहले अपना यहाँ पर ये देखना है, ये ये टोटल टोटल लिखा हुआ यूआरएस स्ट्राइक के बारे में, तो हमें उस पर जाना नहीं है। सबसे पहला चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर उस पर लिखा हुआ द पोस्ट आर टेम्पोररी बट लाइकली टू कंटिन्यू। इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट जॉब में कि आपका जो पोस्ट है वो पहले, जब भी आप ज्वाइन करिएगा एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, इफ यू विल ज्वाइन एज ए परमानेंट एम्प्लॉय, देन यू विल बी ऑन प्रोबेशन in every services like IS, IPS, civil services, every on probation, that depend upon 1 year to 2 year. So generally in ISRO, after joining you will be in probation till 1 year, okay. So this 1 year your service is treated as temporary service. After 1 year you will become a permanent government employee that is likely to कंटिन्यू इंडिफरेंटली, मीन्स टिल 60 ईयर्स तक। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज्वाइनिंग के बाद सारे प्रोसेस फॉर्मेलिटी पूरे होने के बाद, वेरिफिकेशन के बाद 1 साल तक आप टेम्प्रोरी एम्प्लॉय रहोगे। इस टेम्प्रोरी एम्प्लॉय का मतलब ये होता नहीं कि आप परमानेंट नहीं हो, मतलब आपको जो काम दिया गया ना उस प्रोसेस में बहुत सारे वेरिफिकेशन होती है चीज़ें। अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, सपोज किसी का डॉक्यूमेंट गलत निकल गया या कोई फॉल्स या कोई क्रिमिनल्स आ गया, तो उसी के दौरान सारे प्रोसेस होती हैं, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह होती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, उसके फॉल्स डॉक्यूमेंट है, इवन कुछ भी है, तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ईजिली निकाल सकता है। बट 1 साल के बाद ईजिली नहीं निकालता, उसका बहुत सारे प्रोसेस है। इसलिए बोलते हैं कि वो सूटेबल है उस पोस्ट के लिए कि नहीं, इसलिए 1 साल के लिए उसको प्रोबेशन बोलते हैं। प्रोबेशन का हिंदी होता है परिवीक्षा विधि, मतलब आपकी परीक्षा में है। 1 साल के बाद आपका सॉरी हमेशा आपका कंटिन्यू रहेगा, परमानेंटली हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही है मेरे दोस्तों कि टेम्पोररी लाइकली टू जो लिखा रहता है, इसका मतलब ये है कि आप 1 साल तक प्रोबेशन में रहेंगे, उसके बाद आपका परमानेंट जॉब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि वैकेंसी क्या है जल्दी से। जैसे आप देख रहे हैं कि इसरो का वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आया है, साइंटिस्ट, इंजीनियर और टेक्निकल असिस्टेंट के साथ में, खास करके यूआरएसी में। तो एक मैकाट्रॉनिस्ट है, इसमें एमटेक जो स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ लीजिए कि उनका अगर मास्टर इन मैकाट्रॉनिक्स है और बीटेक में 65% या 6.5 सीजीपीए से ऊपर मार्क्स है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं, आपका भी रिटन टेस्ट होगा, बाद में इंटरव्यू होगी।
सेम मटेरियल साइंस का भी है, इनका भी मास्टर मटेरियल साइंस है, मेटलर्जी इंजीनियर जो भी दिया इसमें होना चाहिए। और बीटेक में भी आपका जो मैकेनिकल है, जो भी है केमिकल जो भी है, उसमें आपका एटलीस्ट जो भी है 65% एबव मार्क्स होना चाहिए। सिमिलरली मैथमेटिक्स में फर्स्ट क्लास बीएससी में होना चाहिए और 65% मास्टर में होना चाहिए। तो ये तो साइंटिस्ट की पोस्ट की होगी, फिजिक्स में सेम ही है, एक एक पोस्ट से ज़्यादा नहीं है। अब हम आते हैं टेक्नीशियन बी पोस्ट पे। टेक्नीशियन बी पोस्ट में देखिए, मैं बता रहा था ना कि बहुत सारे लोग को ऐसा लग रहा होगा सिर्फ यूआरएसी और स्ट्रैक का नहीं, यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एमसीएफ हासन का भी पोस्ट है इसमें, स्ट्रैक बेंगलोर और यूआरएसी तो है ही। तो इसमें 3 सेंटर का पोस्ट है। पहले एग्जाम ये लोग 3 अलग अलग करवाते थे, तो उसमें बहुत अलग अलग फॉर्म भरना हो, अलग अलग एग्जाम देना हो, बहुत लंबा प्रोसेस लग जाता था। तो सिमिलरली गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो भी निकालेगा साथ में कर लेगा। तो देखिए इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत बताते हैं कि सर मेरा आईटीआई तो इस ब्रांच में है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो नहीं, आईटीआई जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 63 पोस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है इसमें। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज एज वेल एज जो टेक्नीशियन बी का इलेक्ट्रॉनिक्स का खास करके मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज एज वेल एज क्लासरूम दोनों अवेलेबल होगा। तो आप विजिट करते रहिए हमारे जो आप नए अगर हो इस चैनल में तो आप हमेशा आप लाइक बटन कर लीजिए, दबा लीजिए, और जो भी है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिशियंस। इलेक्ट्रिशियन में भी देखिए सिमिलरली इसमें भी आपका वैकेंसी यूआरएससी स्ट्रैक और आपका वहाँ के लिए भी है, हासन के लिए भी है। इसमें भी 63 पोस्ट है, इसमें सॉरी 13 पोस्ट है। तो ये भी बहुत ही बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ज़्यादा पोस्ट होता है, इतना भी 13 बहुत है। पहले तो 1-2 पोस्ट पर भी लोग फाइट करते थे, तभी तो कम से कम इतना आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल फोटोग्राफी। कुछ लोग हर बार हमें हमारे टच में हैं, वो लोग हमेशा, जैसे आपका सार में VSCC में एप्लीकेशन निकलता है, तो इसके लिए भी 5 पोस्ट है। फिटर है, प्लम्बर है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर, सबका सब देखिए। इसमें भी आपको देखिए एक और मैं बोल रहा हूँ, जो RSC का है उनका तो बेंगलोर के लिए है ही, एज वेल एज इसरो हेड क्वार्टर में भी एक पोस्ट है अनरिजर्व। तो कितने हो गए टोटल? टोटल अपने टोटल जो इस वैकेंस रिक्रूटमेंट के थ्रू किसका किसका जा रहा है, यूआरएससी का जा रहा है, एमसीएफ का जा रहा है, स्ट्रैक का जा रहा है, और इसरो हेड क्वार्टर का जा रहा है। तो टोटल 4 सेंटर हो गए इस रिक्रूटमेंट में। सिमिलरली टर्नल का है, 2 पेस्ट कारपेंटर भी है इसमें, कारपेंटर स्ट्रैक का है इसमें, मोटर मैकेनिक्स का भी है स्ट्रैक बेंगलुरु को। तो सबका सब देखिए, इसमें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल इसमें भी स्ट्रो हेड क्वार्टर का है। तो टोटल अब आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट वाले पे, ठीक है ना। टेक्निकल असिस्टेंट में देखिए इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 3368 पोस्ट एमसीएफ हासन के लिए रिजर्व्ड है। कंप्यूटर साइंस में भी आपको 213 पोस्ट एमसीएफ हासन के लिए रिजर्व है कंप्यूटर साइंस का। तो पहली बार कंप्यूटर साइंस का भी मतलब हासन के लिए शायद मेरे नॉलेज में आया है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल का, इसमें भी एमसीएफ हासन के लिए है इसरो, और ऑलरेडी आपका स्ट्रैक और यूआरएससी है ही। मैकेनिकल का भी इसरो हासन का है। तो सेम एनिमेशन मल्टीमीडिया ये पूरे के पूरे यूआरएससी के लिए है। कुक के लिए भी है, जो जिनके पास सिर्फ 10th पास है और 5 ईयर एक्सपीरियंस जिनका कुकरी या होटल में कहीं पर है, वो मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं, एक वेल रिपूटेड होना चाहिए, जो भी है अप्रूव्ड जो है होटल है, कैंटीन है गवर्नमेंट का, वहाँ से आपको रिपूटेड होना चाहिए, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी माना जाता है। फायरमैन का है सिमिलरली 3 पोस्ट। ड्राइवर का भी है, जिसके पास जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कहीं भी जो रिपूटेड जो PSU या कंपनी होते हैं जिसमें एज ए ड्राइवर काम करते हैं, उनकी पेमेंट्स के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देता है, वैसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। है व्हीकल ड्राइवर का है। अब इसमें से जो मैंने कुछ कुछ आपको बताया है कि टोटल वैकेंसी अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन और ये सारे चीज़ में लगभग 100 के आसपास है सपोज।
उसमें से देखिए 21 बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें। 21 एक्स सर्विसमैन के लिए है। एक सर्विसमैन जो एयरफोर्स, नेवी या आर्मी ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो प्री मेच्योर रिटायर होते हैं ना, उन लोगों को 30, 35, 20 ईयर्स का सर्विस है, 25 ईयर्स का सर्विस का लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, वैसे लोगों के लिए रिजर्व है। सिमिलरली देखिए हासन के लिए भी रिजर्व है, हर जगह से रिजर्व है 40%। देखिए उसके बाद पीडब्ल्यूडी का भी रिजर्व है। इस सब चीज़ में देख रहे होंगे हर जगह पर लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि 100% सारे लोगों का ही है, उसमें समझिए 21% तो कम्प्लीटली एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना पे एंड अलाउंस। आपको पता है कि लास्ट जो साइंटिस्ट सी के लिए है 18 to 30 ईयर्स का ही, 80 to 30 ईयर्स के लिए है। और सिमिलर टेक्निकल असिस्टेंट के 18 to 28 के लिए है। So here we came on pay allowance and age limit of the above post. So as you know, ICRB science engineer SC, they have reduced the post till 28 years only. But here some of the post like this 1 and 2 post they are giving 30 years age. Okay, so no issue. For 30 to 35 years is for technical assistants and technicians be 18 to 35 years. Okay, na? So this is the age years. So apart from this, you can see whoever whoever see age relaxation also available for SC ST candidate. You can tell like see SC ST 5 years and 3 years for OBC candidates. So the people who are, suppose somebody having 35 years of the age completed, then again they can take 3 years extra, means 38 years still for OBC until 40 years for SC candidate. Similarly you can calculate by scientist engineer SC like 30 years plus 3 33 and 28 plus 31 years. Okay. सो इसके साथ इसरो का बहुत बड़ा चीज़ है कि उसका करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, इसका रिव्यू सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। तो ये नॉर्मल कुछ बातें थी, और सिलेक्शन प्रोसीजर वही है, रिटन टेस्ट आपको देना है और उसके बाद फिर आपका कंप्लीटली टोटल के टोटल आपको फिर यहाँ पर आपको रिटन इंटरव्यू देना है साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए, और आपका टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट अदर के लिए स्किल टेस्ट। आपको ऑलरेडी पता है आपका जो लास्ट डेट है 1 मार्च एवरीथिंग के लिए कैंडिडेट के लिए है। और जो भी आप अप्लाई कर रहे हो ना उसका प्रिंट आउट जरूर रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। बहुत सारे लोग को क्या होता है रजिस्ट्रेशन नंबर ही भूल जाते हैं, तो प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और एक बार ध्यान रखिए, एक बार आप एग्ज़ाम, एक बार अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और फिर ये आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं अप्लाई करना है। सिर्फ सपोज अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन में, आपने गलत हो गया आपसे या कोई प्रॉब्लम्स हो गई जिसके कारण आप दोबारा भरना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कीजिए और उसमें पेमेंट भी आपको दोबारा करना पड़ेगा ऑलरेडी अगर न्यू एप्लीकेशन करते हैं। तो जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है ना उसी का आप हमेशा रेफरेंस दीजिए, उसी के बेस्ट पर आप एग्ज़ाम दीजिए, आप पेयर हुई है, ठीक है। और आपको पता है कि ईमेल आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, आप हर चीज़ अभी से लेकर के सिलेक्शन स्टेज तक हर चीज़ आपको ईमेल आईडी पर ही आपको दी जाएगी। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आप सेफ रखें, इसके पासवर्ड और जो सेकंड क्रेडेंशियल होती है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें हमें मैसेज करते हैं कि सर क्या प्राइवेट जो एम्प्लॉयर है वो क्या उसको भी एनओसी चाहिए? नहीं। जो प्राइवेट जॉब में है मीन्स प्राइवेट, नॉट पब्लिक सेक्टर यूनिट, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर यूनिट, ओनली प्राइवेट जॉब, लेकिन आईटी सेक्टर एनीवेयर कोई प्राइवेट, उसको एनओसी नहीं चाहिए। हाउएवर जो भी काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडी, उसको सबमिट करना ही करना है इस बार। लास्ट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, जैसे मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, गाइड किया था, वो लोग गवर्नमेंट जॉब में ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद यूआरएस कि वो गवर्नमेंट जॉब में उन चले गए। बाद में उनके उनके जो एम्प्लॉयर ने उनको एनओसी नहीं दिया, बट उनको किसी तरह से उन्होंने चूँकि इंटीमेट किया था
उनके जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसको बेस्ड अपॉन दैट मेल और यू कैन टेल दैट लेटर व्हाट एवर दे हैव गिवन द रिप्लाई बेस्ड अपॉन दे हैव अलाउड। बट इस टाइम क्लियरली लिख दिया है कि आपको इंटीमेशन देना है और विथ द प्रायर परमिशन ऑफ द एम्प्लॉयर वो तुमको अप्लाई करना है, शुड अप्लाई, ठीक है। और अगर अप्लीकेशन भरने के बाद 1 मार्च के बाद सपोज या आज आप अप्लाई करते हो यूआरएससी की रिक्रूटमेंट के लिए, अगर आप अप्लीकेशन भरने के बाद अगर आपको किसी भी तरह से अगर सिलेक्शन होती है, कुछ भी होता है, तो आपको इन्फॉर्म करना है कोई भी कहीं भी आप जहाँ पर पोस्टेड होते हो, और स्किल टेस्ट के समय विदाउट फेल आपको सबमिट करना ही करना है। तो इस पर क्या उनका रहेगा, एज पर दिस क्राइटेरिया विदाउट एनओसी दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनीवन, ठीक है। तो क्या बाकी क्या उनका स्टैंड रहता है तो स्किल टेस्ट के समय पता चलेगा, 4-5 महीने के बाद ही अभी से, ठीक है। नाउ अभी आप अपन देखेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट जो है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हम अप्लाई अभी करेंगे साथ में तुरंत। तो क्या क्या हमको करना है, देखिए सबसे पहले तो पासपोर्ट फ़ोटो साइज है वो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और सिग्नेचर भी होना चाहिए 50 to 100 KB के बीच में, और रिक्वायर्ड एसेंशियल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबका सबको आपको अपलोड करना है इस बार ही, ठीक है। और जो आप अपलोड कर रहे हैं वो आपको सेम चीज़ आपको स्किल टेस्ट के समय वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। और एग्ज़ाम फी की बात करते हैं तो 750 टोटल है, और 500 है फॉर टेक्नीशियंस एंड अदर ग्रुप के लिए। जो और एग्ज़ाम अगर दे देंगे उनको रिफ़ंड कर दिया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद। जब आप आओगे जब आप रिटन टेस्ट हो जाएगी तो 500 रुपीज़ सबको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो आप जैसे सपोज क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट है, जिस मोड से भी आप जो आप यहाँ पर अभी एप्लीकेशन भरते समय आप जो भी आप पे करेंगे ना उसी मोड में आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। बट इतना याद रखिए जो रिटन टेस्ट में अप्लाई नहीं अपीयर होगा उसको रिफंड नहीं होंगे 500 रुपये, तो टोटल उनके 700 रुपये चले जाएंगे। इससे अच्छा क्या आप अप्लाई करो और ज़रूर एग्ज़ाम दो, तो कम से कम 500 रुपये तो मिल जाएंगे स्टूडेंट को, ठीक है। अब देखिए बहुत सा देखिए मल्टीपल या डुप्लीकेट एप्लीकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए इंक्लूडिंग इन केस ऑफ सबमिशन डुप्लीकेट मल्टी एप्लीकेशन अदर कंटेंट इंक्लूडिंग ओबीसी एंड ईबीसी एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड विद इन द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी ओनली विल बी कंसीडर। मतलब आप जितना भी अप्लाई कर दो लेकिन आपको पेमेंट लास्ट डेट के अंदर तो करना ही करना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं इनके जो वैकेंसी है। देखिए सबसे पहले ऐसा नहीं है, लोग सिलेक्शन प्रोसेस में मेन है कि आप अप्लाई कर देते हो तो ऐसा नहीं सबको चांस मिल ही जाता है एग्ज़ाम लिखने का इसरो में। एक क्राइटेरिया होता है कि आपका कितना मार्क्स है, जिस ऐसे नॉर्मली 65 से एबव परसेंटेज है ना जिसका डिप्लोमा में, या 70 से एबव तो श्योर ही है, वो सबको बुला ही लेते हैं। बट जनरली आजकल जो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हो रही है और फी ले रहा है ना उसमें 100% सबको बुलाते हैं। पहले ज़माने में करते थे ऐसे स्क्रीनिंग वगैरह, जो फ्री में पहले एप्लीकेशन आता था बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते थे, तो उतना लोगों को कहाँ से वो एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि बैंगलोर या कहीं जहाँ पर लोकल सिटी होती थी जहाँ पर जो सेंटर है वहीं पर वो बुलाते थे, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता था, तो लोग स्क्रीन करके बुलाते थे पहले। बट आजकल ऐसा कोई इशू हो नहीं रहा है, जो भी अप्लाई कर रहा है सबको मिल जा रहा है कॉल लेटर, तो इसमें नो इशू नहीं है। बट हाउएवर जो स्टैंडर्ड टर्म है कि भाई हम स्क्रीनिंग करेंगे उसके बाद ही बुलाएंगे, बट हो सकता है कर भी सकें, डिपेंड करता है कि कौन सा अथॉरिटी है इस बार, ठीक है। तो देखो ये पैटर्न ऑफ एग्जाम है अपना साइंटिस्ट में तो वही है कि आपको 75 मिनट प्लस एक्स्ट्रा। इस बार 3 पार्ट में, पहले क्या था ना सिंगल सिर्फ टेक्निकल एग्जाम होती थी, अब साइंटिस्ट वाले पोस्ट में भी नहीं इन्होंने चेंज कर दिया है, अब 3 पार्ट में भी इनकी भी एग्ज़ाम हो रही है। यहाँ पर देखिए एमटेक है इसलिए, तो 75 मिनट में 60 क्वेश्चन हैं, 40% बीटेक से ही रहेगा। फिर 30 मिनट में 20 क्वेश्चन है, मिनट कितने हो गए 105, और फिर 30 मिनट में मतलब 140 मिनट लगभग टोटल। तो इनको क्या है कि जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है, एमटेक वालों को उनको लिखना पड़ेगा, वो मिलेगा को अलग से कॉपी मिलेगी बुकलेट, उस पर भी लिख करके सबमिट करना है।
अब एमएससी वालों को सिमिलरली सिर्फ 2 ही हैं, जनरल रहेगी 80 मार्क्स वाली, और जो उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जो स्पेशलाइजेशन है उसमें, और 20 मार्क्स की 30 जो क्वेश्चन है जनरल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू और पासिंग क्राइटेरिया है कि उनके साइंटिस्ट के लिए इंटरव्यू होना चाहिए, 1:5 रेशियो मिनिमम, या 10 कैंडिडेट एक पर बुलाया जाता है, और 50% हर सेक्शन में आपको पास होने के लिए करना ही करना है एमएससी को। सिमिलरली इंटरव्यू में 50% मार्क्स लाना ही है, और एग्रीगेट इंटरव्यू और जो रिटन टेस्ट दोनों मिला करके 60% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलरली अब बात करते हैं अपने टेक्नीशियन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट का। तो इनमें 80 क्वेश्चन रहेगा अपने 90 मिनट में, और क्वालिफाइंग नेचर का स्किल टेस्ट है, 100 मार्क्स का रहता है। सिमिलरली इनका भी है, और इसमें जनरली पासिंग क्राइटेरिया 50% इसका भी है, बट पहले अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, आप देख सकते हो पासिंग क्राइटेरिया 32 है। मतलब आपको 80 मार्क्स में 80 क्वेश्चन है तो 32 मार्क्स, 32 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। ऑलमोस्ट आपको मतलब समझिए कि 25% के आसपास है। इसमें भी 20, अगर जो रिजर्व कैंडिडेट है, जैसे सपोज ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनको लिए 24 क्वेश्चंस करने, बहुत इजी है, मतलब बहुत आसान ही कर दिया। अब इतना तो कम से कम आपको होना चाहिए, तभी आप आगे के लिए बुलाए जाएंगे। पासिंग क्राइटेरिया है, बट ये मिनिमम है, ये जरूरी नहीं कितनी क्वेश्चन में आपको बुलाए जाएंगे, बहुत हाई जाता है। 80 क्वेश्चन है ना, जो 60, 65, 70 क्वेश्चन है, अब जो सोल्व करेंगे ना उसी को स्किल टेस्ट में भी बुलाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, टेक्नीशियंस में हो सकता है कम जाता है, बट टेक्निकल असिस्टेंट में तो बहुत हाई है, 65 क्वेश्चन से अब जिसका क्लियर रहेगा सही उसी को बुलाया जाएगा। देखिएगा स्किल टेस्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए, या 40 मार्क्स होना चाहिए 100 में, और 1:5 रेशियो इसमें भी होता है, लेकिन एक पोस्ट है वहाँ 10 स्टूडेंट्स को बुलाते हैं। और जहाँ भी टाई ब्रेकर हुआ ना, अगर मान लें कि 2 स्टूडेंट का क्लियर ये सेम मार्क्स हो गया है, तो उस केस में क्या होता है ना, उस केस में जिनका डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा मार्क्स रहेगा, बीएससी में ज़्यादा मार्क्स रहेगा, उनको वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना। सिमिलरली अब ड्राइवर वगैरह का सबका सबका प्रॉब्लम उनका ऐसा ही है, जो भी है क्वेश्चन पेपर वगैरह। तो सिमिलरली है, बाकी जो भी है आप तो गो थ्रू कर सकते हैं, बट जो मोटा मोटी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। और स्किल टेस्ट जो भी है वो सिर्फ बैंगलोर में ही होगा। फिर एक बार और मैं बता देता हूँ कि पोस्ट आर टेम्प्रोरी, मतलब 1 साल के लिए टेम्प्रोरी होता है, बाकी परमानेंट हो जाता है, उसको हम प्रोविजन पीरियड बोलते हैं। और वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, मोस्टली बढ़ेगी ही। और जो भी यहाँ पर सिलेक्ट होके आएगा उसको राउंड द क्लॉक शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। राउंड द क्लॉक शिफ्ट मतलब शिफ्ट ड्यूटी आपको लगेगी, सुबह 6 से 2 जो होता है, 2 से 10 होता है, रात को 10 से सुबह 6, इस टाइप का ड्यूटी लग सकती है, ठीक। और मेन इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है, जो कर्नाटका स्टेट ओपन ओपन केएसयू या कोई भी डिस्टेंस से जो कोर्स किया है इन्होंने, जैसे आईटी से डिप्लोमा या कुछ भी किया, वो अप्लीकेबल नहीं है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग वाले नहीं अप्लाई करेंगे। जो 31/5/2013 के बाद से एमआई पास किए वो भी अप्लाई नहीं करेंगे, उनको अलाउड नहीं। और ये बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण बात है, कट ऑफ डेट 1 मार्च 2023 है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आप अभी अप्लाई तो कर दिए हैं, या जो जो उसमें या अप्लाई करने वाले बच्चे हुए, तो पहले अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीने टाइम है, तो आपके 20 में दिन तो टाइम ही है। आप न्यू ओबीसी अभी डेट का न्यू एससी एसटी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा रिटन टेस्ट के स्किल टेस्ट के समय में खोज देगा, बोलेगा कि जो अब आप अप्लाई किए थे उस साल का दो, और नया तो मांगेगा ही मांगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप जाइए अपने ब्लॉक में जो तहसील है या रेवेन्यू ऑफिस में, आप अप्लाई कीजिए, और 1 मार्च से पहले का बनवा को रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट टाइम बहुत लोगों को दिक्कत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम मैं लास्ट डेट का बोल रहा हूँ ना, ओबीसी सर्टिफिकेट जो भी आपको बनाना ज़रूरी है। और जो भी है सारे जो भी आप बोलते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आएंगे, सर्टिफिकेट वगैरह सारा, और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो एक सर्विस मैन है उनके लिए ज़रूरी है। ईडब्ल्यूएस का भी बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है
कि आपको इस नए साल का होना चाहिए, आपको 2022-23 का बना होना चाहिए जो 23-24 के लिए वैलिड हो। तो मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कि आपको स्किल टेस्ट इंटरव्यू में 2022-23 का इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट होना चाहिए और 2023-24 में वो वैलिड होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माय डियर फ्रेंड, अभी 1 मार्च से पहले कहीं आप बना लो, अभी अप्लाई करते समय तो बहुत ही बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। फिर मत बोलिए कि सर हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है, कोई भी इशू के लिए आप कॉल डायरेक्ट मत कीजिए, ये दोनों सेंटर पर है, ये दोनों मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर आप बोल सकते हैं। और लास्ट डेट कोई भी चीज़ के लिए, क्वालिफिकेशन हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी सर्टिफिकेट कोई भी न्यू है, ये 1 मार्च 2024 ही माना जाएगा, इसके अंदर का ही सारा होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम एक साथ में दो दो पड़ जाता है, सपोज सेम ही सिटिंग में दो दो, कहीं कहीं लोग आईटीआई पे भर लेते हैं, डिप्लोमा में भर देते हैं, तो आपको चूज करना है कि कोई एक ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो मोटा मोटी 3-4 चीज़ें आप बहुत अच्छा से ध्यानपूर्वक अप्लाई कीजिए और 1 मार्च से पहले का ओबीसी और एसटी सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस आप बना लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब डायरेक्ट चलते हैं अप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, अब अप्लीकेशन फॉर्म पर हम आना है आपको, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक करना है रजिस्टर करने के लिए, और आप इस पे रजिस्टर कर लीजिए। सपोज मैं रजिस्टर करता हूँ पोस्ट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, ओटीपी डालने से पहले कैप्चा है, वाई। डाला जा सकता है, इसी का एग्रीमेंट है CEP5N। रीवेरीफाई करिए, वेरिफिकेशन में अब पूरा का पूरा बता रहा है कि आपका जो जो भी आप डाल रहे हैं ना, उसके लिए आप किस लिए यूज होगा, जेंडर को जेंडर के लिए, सारे चीज़ें के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम को अभी तक होते आया है, तो हमको 3 सिटी को सिलेक्ट करना है। तो मैं नियरेस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज मैं भोपाल सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट में, सेकंड में भोपाल, पटना है, पटना हाँ है, बहुत सारे हैं देखिए, बहुत सारे, पूरा ऑल ओवर इंडिया इस बार दिया है। आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोची, मतलब चूंकि इस ट्रैक भी है ना साथ में, तो जहाँ जहाँ पूरा फैला हुआ है जहाँ भी इसरो का हर जगह पर फैला हुआ है लोग, तो हर जगह पर लोग मिल गया है इस बार। तो बहुत ही मतलब पहली बार इतना ब्रॉड इसरो में का कोई भी एग्ज़ाम में बोले तो दे रहा है, इतने सारे सेंटर, बहुत ही सेंटर है, ऑल ओवर इंडिया बोल सकते हैं आप सेंटर है। ठीक है, ये हो गया। थर्ड में अपना है, मैं ले लेता हूँ सपोज, और कहाँ है भाई, आगरा ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, ये 3 हमने सेलेक्ट कर लिया। डिजेबिलिटी अगर पीडब्ल्यूडी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, उसकी सर्टिफिकेट आपको देनी पड़ेगी, और ओरिजिनल पेमेंट मेथड में चाहिए। ठीक है, एक रिवर्स में नो, बहुत सिंपल है एग्ज़ाम, सारे फॉर्म भरने के लिए आप बस देखिए, मेरिट या स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स की कोई है आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर यू सेंटर को अप्लाइड, अगर आप यस करिएगा तो आपको पूरी फिल करनी पड़ेगी, अगर नो है तो नो करना है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अब इसमें जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉय कैंडिडेट हैं, अगर यस है
तो यस करना है। अंदर वाले लोग तो पूरा एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइनिंग डेट, टोटल सर्विस पीरियड वगैरह सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे हम सपोज ऑलरेडी इसरो में लोग काम कर रहे हैं और वो हायर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अगर नहीं है, चूँकि हम न्यू कैंडिडेट का भर रहे हैं तो इसमें नो डालेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। हम इसमें अपना एड्रेस भर लेते हैं कॉरेस्पेंडेंस का। 15 दिख नहीं रहा, 15 इसमें इधर है। जून 15 उसको ऑल सब्जेक्ट लिख देते हैं जो भी है। परसेंटेज है, ऑप्शन 270 है। टोटल मार्क्स 500 है। तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लिया, 54%। अब डिप्लोमा है, ठीक है। डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास ओनली अलाउड है, वो है ट्रिनिटी शूट साइंस। सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मंथ ऑफ ईयर ऑफ प्लीज सेलेक्ट द फॉलोइंग। परसेंटेज में है, नहीं CGPA है ना। CGPA है, CGPA करना है। ब्राउज। अब देखो बोल रहा है फाइल साइज लेस देन 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, बट वो अगर वो लेस होगा इसलिए ले नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन क्या कर, अभी भी बता रहा है, लोड करते हैं। हो गया अपलोड, ठीक है। सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए फिर से वहीं पर जाएंगे, सिग्नेचर हमने रखा है। ये भी लेस है तो सेम और हम इसको रिसाइज कर देते हैं, 300% कर देते हैं, क्योंकि वो लगभग मुझे पता है वो 25-30 KB का ले लिया ना, ठीक है। ये भी हो गया, दो काम अपना खत्म। अब क्या है, 10th क्लास सर्टिफिकेट लेना है अपन को। 10 क्लास यहाँ पर रखा हुआ है यहीं पे, तो 10 क्लास भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। ये भी हो गया, ठीक है। अब है क्या है, योर एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, PDF लेगा। इसका क्या है हमारा, अभी इसको थोड़ा काम करना है दोस्त। तो टोटल के टोटल देखिए, 75 रुपीज़ फीस के बाद जस्ट पे करना है और कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस से। पेमेंट मोड ऑनलाइन हम चूज करेंगे और इसके बाद सबको सब में हम क्लिक करना है। हैव गॉन थ्रू डिटेल, declare the statement, read the employment notifications completely, all the certificate और I agree। और आपको यहाँ पर कैप्चा डाल करके प्रीव्यू सबमिट करना है। आपको यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट पे आ जाएगा और पेमेंट आने के बाद आपको सीधा के सीधा टोटली आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, आपके मेल ID पे भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे।
तो इसमें मेन ये था कि अपन को वेबसाइट पर आइए, इसमें सारे लिंक हैं, व्हाट्सअप का लिंक है, हर चीज़ का लिंक है। और जो भी क्लासेज ऑनलाइन कोर्स है वो भी हमारा इस पेज पे हमारा इस एक और वेबसाइट है ऑनलाइन कोर्स के लिए, इस कोर्स पर सारे के सारे ऑनलाइन आएंगे। और आपकी जो टेस्ट सीरीज है हर के सब सारे चीज़ें आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में। अगले वीडियो में मैं 6 मंथ में आप कैसे क्रैक करेंगे एग्ज़ाम, अगले 4 से 5 महीने में पढ़ करके उसके स्ट्रेटजी कम्प्लीटली बनाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट।